हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कर रहे थे कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके 3 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर जो था थोड़ा सा जो था लेंदी था, बट उसमें हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है एक कवरेज कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन। प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन की अगर हम बात करें तो स्टेप 1 इज कंट्रोल को कैलकुलेट करना। कंट्रोल कैलकुलेट करने के लिए जितने शेयर्स होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के होल्ड किए हुए हैं उसको हम रखेंगे न्यूमरेटर में, उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कि एस के हैं यानी कि सब्सिडरी के हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो हमारे पास कंट्रोल का परसेंटेज निकल के आ जाएगा। इसे हम कहते हैं कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यानी कि कंट्रोलिंग परसेंटेज। जब 100 में से हम कंट्रोल इंटरेस्ट जो है यानी होल्डिंग का जो परसेंटेज है उसको माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा माइनॉरिटी, जो कि है हमारा स्टेप 2। ये निकालने के बाद हमें देखना है कि क्वेश्चन में कोई टाइम एडजस्टमेंट है कि नहीं है। तो इसके हमने डिफरेंट सिनारियोज देखे हैं, उन सिनारियो के बेसिस पे हमें डिसाइड करना है रेशियो। ओके, तो टाइम एडजस्टमेंट यानी हम देख रहे हैं कि हमारा जो पूरा साल है उसमें प्री पोर्शन कितना है और पोस्ट पोर्शन कितना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक, डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले वाला पीरियड प्री और उसके बाद का पीरियड पोस्ट। फिर हमने बात की थी वर्किंग नोट्स की। टोटल 4 वर्किंग नोट्स थे। पहला था स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट, जिसमें हम करते हैं सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स का एनालिसिस। उनके प्रॉफिट्स जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? उनके स्टैंड अलोन बैलेंस शीट से। वो जो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट से हमें उनके बैलेंसेस मिलते हैं, प्रॉफिट्स मिलते हैं, वो होते हैं आपके डेट ऑफ कंसोलिडेशन वाले, यानी कि लास्ट कॉलम। ओके, देन एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको प्री के भी कुछ इंफॉर्मेशन दिए हो सकते हैं, तो उसको आप करोगे प्री यानी कि फर्स्ट कॉलम में प्लेस। फिर प्री को और डेट ऑफ कंसोलिडेशन वाले को कंपेयर करेंगे। अगर कोई डिफरेंसेस हैं दैट मीन्स वो डिफरेंस क्या है? ड्यूरिंग द ईयर के हमारे रिजर्व या ड्यूरिंग द ईयर हमारे पीएनएल, उसका हम करेंगे टोटल। फिर टाइम एडजस्टमेंट अप्लाई करने के पहले देखेंगे क्या कोई एडजस्टमेंट्स अभी करना ज़रूरी है, तो वो हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। फिर अप्लाई करेंगे टाइम एडजस्टमेंट। टाइम एडजस्टमेंट करने के बाद वाले एडजस्टमेंट्स जो हैं उनको अकाउंट फॉर करेंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास बैलेंस। वो बैलेंस जो है वो उसमें कुछ पोर्शन होगा होल्डिंग का, कुछ पोर्शन होगा एमआई का। जो 80% हमने ऊपर निकाला था कैलकुलेशन ऑफ कंट्रोल में, वो हम करेंगे यहाँ पे प्लेस और उसको कर देंगे कैलकुलेट, यानी कि बैलेंस का 80% हो गया होल्डिंग का। और जो हमने ऊपर माइनॉरिटी इंटरेस्ट का 20% निकाला था बी पॉइंट में, वो प्लेस कर देंगे हम यहाँ पर वर्किंग नोट 1, और जो भी हमारा बैलेंस आएगा उसका 20% जो है वो हमारा यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। इसी तरह से हम तीनों कॉलम्स जो हैं उसको हम डिवाइड करेंगे 80-20 रेशियो में। 80 वाला यानी होल्डिंग का प्री वाला जो पोर्शन है वो जाएगा वर्किंग नोट 2 में। होल्डिंग का जो भी पोस्ट का पोर्शन है वो जाएगा आपका कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस यानी वर्किंग नोट 4 में। माइनॉरिटी का प्री का पोर्शन और माइनॉरिटी का पोस्ट के दोनों पोर्शन वो जाएंगे आपके वर्किंग नोट 3 में। फिर नेक्स्ट हमने देखा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तो उसमें होल्डिंग का कितना कॉस्ट लगा है सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट करने का, तो शेयर्स भी हो सकता है, डिबेंचर्स भी हो सकता है। हमें कंट्रोल जो है वो शेयर के बेसिस पे करना होता है, लेकिन कई बार डिबेंचर्स भी दिए हो सकते हैं आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप दोनों की कॉस्ट वहां पे लिखोगे। उसके बाद डिबेंचर्स की फेस वैल्यू को आप माइनस करोगे डिबेंचर कॉलम में, इफ डिबेंचर इज गिवन। देन नेट एसेट्स जो आपने प्री पोर्शन निकाला था होल्डिंग का, वो आप क्या करोगे? शेयर वाले कॉलम में से माइनस करोगे, वो आया था आपका वर्किंग नोट 1 में। उसके बाद आपके पास शेयर का एक बचेगा बैलेंस, डिबेंचर का बैलेंस, दोनों को आप ऐड करना। या तो वो पॉजिटिव फिगर होगा या तो वो नेगेटिव फिगर होगा। अगर पॉजिटिव फिगर है तो वो है गुडविल, जिसको आप कहां लेकर जाओगे? आप लेकर जाओगे बैलेंस शीट में एसेट साइड। लेकिन अगर वो है कैपिटल रिजर्व तो कैपिटल रिजर्व को आप लेकर जाओगे लाइबिलिटी साइड में। अगर वो है नेगेटिव बैलेंस तो आप लिखोगे उसको यहां पे। ओके, देन थर्ड इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट सारे जितने उसका अगर डिबेंचर में कोई शेयर है तो वो आप एडिशनल लोगे, ये आपको मिल जाएगा स्टैंड अलोन बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड, यानी कि सब्सिडरी के स्टैंड अलोन से आपको ये बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है, फिर प्री
रिसीव प्रॉफिट यानी प्री शेयर ऑफ एमआई, तो ये आपने वर्किंग नोट 1 में निकाला था, ये वाला, ओके। देन पोस्ट शेयर उसका जनरल रिजर्व में और पीएनएल में, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट का टोटल वैल्यू आ जाएगी। इसे हम, अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो हम इसे प्लेस करेंगे लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो जब भी हम कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे वहां पे हम लॉस की तरह इसको माइनस करके दिखा देंगे, ओके। फिर लास्ट में बारी आती है कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस की, यानी कि होल्डिंग पेरेंट्स की। तो पेरेंट का जनरल रिजर्व और पीएनएल का क्या बैलेंस है, ये आपको मिल जाएगा पेरेंट के यानी होल्डिंग के स्टैंड अलोन बैलेंस शीट से, वो आप यहाँ पे लिख दोगे, जो कि पर्पल कलर से यहाँ पे शो हो रहा है। फिर उसमें उसका सब्सिडरी में कितना पोर्शन है, यानी 80% वाला पार्ट, वो 80% वाला पार्ट रेवेन्यू प्रॉफिट में यानी पोस्ट एक्विजिशन का, तो ये आप प्लेस कर दोगे वर्किंग नोट 4 में। तो वो हमने ऐड किया, तो आपके पास जनरल रिजर्व का एक कंसोलिडेटेड बैलेंस आ जाएगा, पीएनएल का एक कंसोलिडेटेड बैलेंस आ जाएगा। इसको आप शो करोगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में यहां पे, ओके। वंस दिस इज डन, नाउ यू कैन डू कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट। तो सारे जो भी बैलेंसेस गिवन है उसको आपको होल्डिंग के और सब्सिडरी को दोनों को मर्ज करना है, ऐड करना है, और यहाँ पे फिर टोटल फिगर्स डाल देने हैं। शेयर कैपिटल होल्डिंग वाला ही आप सिर्फ लोगे, क्योंकि सब्सिडरी का शेयर कैपिटल आप वर्किंग नोट 1 में ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हो, तो एक बार इंक्लूड कर लिया, अब दोबारा इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ठीक। जितने भी येलो कलर से यहाँ पे शो हो रहे हैं टर्म्स, वो सारे वर्किंग नोट वाले हैं, तो वो भी हमने देख लिया। इसके अलावा ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई दूसरी करंट लाइबिलिटीज, उसको भी आप होल्डिंग सब्सिडरी के दोनों को ऐड करोगे और प्लस करके यहाँ लिख दोगे। उसके बाद आपका बैलेंस जो है वो दोनों मैच होना चाहिए, एसेट साइड का और लाइबिलिटी साइड का, ठीक है। अब हम करेंगे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, जो कि है सिर्फ आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 1, from the following data determine in each case minority interest यानी कि वर्किंग नोट 3 at the date of acquisition and at the date of consolidation, यानी हमें ये डेट ऑफ एक्विजिशन पे भी देखना है और डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे भी देखना है। गुडविल और कैपिटल रिजर्व यानी कि वर्किंग नोट 2 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज प्रॉफिट इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट यानी वर्किंग नोट 4। अज्यूमिंग होल्डिंग कंपनीज ओन प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू बी 2 लाख इन ईच केस, यानी ये स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में उसका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस ऑलरेडी आपको गिवन है, यानी कि ये पेरेंट का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो गया, ओके। अब हमें 4 केसेस गिवन है। केस 1, सब्सिडरी है ए, शेयर्स जो है परसेंटेज शेयर्स ओन्ड जो है 90%, यानी इसमें एमआई अब कितना हो गया, सो एमआई हो गया 10%। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 140। शेयर कैपिटल डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, और कंसोलिडेशन वाले दिन शेयर कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे जो हमें दिया हुआ है। तो पहला सीक्वेंस क्या है हमारा, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रोल। हमारे पास 4 केसेस हैं, केस 1, 2, 3, 4। तो केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। केस 1 में अब यहाँ पे हमें निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे 90, 85, 80, 100, 90, 85, 80 एंड 100। तो बी परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। 100 minus 90, 10%, 100 minus 85, 15%, 100 minus 80, 20%,
और 100 माइनस 100 यानी कि निल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट है ही नहीं, 100% स्टेक है। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं टाइम एडजस्टमेंट। टाइम एडजस्टमेंट के लिए बेस्ट तरीका है टाइमलाइन डेवलप कर लें। ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, ओपनिंग डेट ऑफ कंसोलिडेशन, डेट ऑफ एक्विजिशन हमें गिवन है 1 में, ये आपका जनवरी टू दिसंबर चल रहा है, यानी डेट ऑफ कंसोलिडेशन आपका होगा दिसंबर। ओपनिंग डेट होगा 1 जन। डेट ऑफ एक्विजिशन जो है वो भी 1 जन ही है, यानी इसी दिन एक्विजिशन हुआ। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं प्री और पोस्ट कितना है, तो यहां पर प्री और पोस्ट अगर देखा जाए तो अब ये पूरा जो है 12 मंथ्स, ये क्या हो गया, पोस्ट। मतलब जो भी आपका इस ड्यूरेशन का होगा वो सारा का सारा पोस्ट का ही होगा, प्री में कुछ नहीं जाएगा, यानी प्री इज 0 मंथ्स। तो 0/12 रेशियो हो गया एक तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं। तो वर्किंग नोट 1, तो केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4, ये हम बना रहे हैं वर्किंग नोट 1, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स। राइट, बेसिक फॉर्मेट जो है वो आप बना सकते हो। तो ये हो जाएगा प्री, ये हो जाएगा पोस्ट, ये हो जाएगा डेट ऑफ कंसोलिडेशन। यहाँ पे हम डेट ऑफ एक्विजिशन लिखते हैं और इस दिन हम निकाल रहे हैं नेट एसेट्स। नेट एसेट्स सेम यहाँ पे भी हो जाएगा प्री, पोस्ट और डेट ऑफ कंसोलिडेशन नेट एसेट्स। पोस्ट में हमें उतने कॉलम बनाना है जितना हमारे पास रिजर्व्स हैं, तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो इसलिए एक ही कॉलम होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है, अब फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल आना चाहिए। जनरल रिजर्व गिवन नहीं है तो इसलिए जनरल रिजर्व छोड़ दो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आना चाहिए। ठीक है, अब डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन आपको शेयर कैपिटल ए में कितनी गिवन है, 1 लाख, और प्रॉफिट एंड लॉस में 50। तो यहां पे हम ले लेंगे एक्विजिशन वाले दिन 1 लाख और इसमें ले लेंगे 50,000। ठीक, ये हमारा हो गया डन। नेक्स्ट कंसोलिडेशन पे शेयर कैपिटल 1 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो गया 70, यानी ये 1 लाख है और ये हो गया 70। तो शुरू में यहां पर केस 1 जब हुआ तो जब ओपनिंग डेट थी एक्विजिशन वाली, तब बैलेंस था पीएनएल का ए में, सॉरी केस 1 में 50,000, लेकिन यहां पहुंचकर हो गया 70। तो ड्यूरिंग द ईयर 20,000 हुआ, ये 20,000 12 महीने का, लेकिन ये 20,000 तो पहले हम लिख देते हैं। ओके, एक बार इसका टोटल कर देते हैं। इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स करने थे हमें, पर वो एडजस्टमेंट है नहीं। फिर टोटल
तो 150, 20, 170। अब इसके बाद हम करते हैं टाइम एडजस्टमेंट। टाइम एडजस्टमेंट में प्री 0, पोस्ट 12। तो 0 में तो कुछ नहीं जाएगा, यानी ये जो पूरा 20,000 है, अब इस 20,000 को हमें डिवाइड करने की ज़रूरत है क्या? यानी इसमें प्री पोर्शन कितना है और पोस्ट कितना है? तो 20,000 इंटू 0/12 और 20,000 इंटू 12/12, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 20, राइट? तो यानी पूरा 20 पोस्ट का ही है। तो क्या ये पोस्ट कॉलम में ही 20 प्लेस्ड है पूरा? हाँ, तो बांटने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ भी टाइम एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम इसको कुछ नहीं करेंगे, वहीं के वहीं रहने देंगे। अगर यही आपका होता कि प्री का भी कुछ पोर्शन होता, तो आप क्या करते? प्री का पोर्शन 20 में से माइनस करके और उसको फिर प्री में ऐड करते और पोस्ट से माइनस कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर अब टोटल कर देते हैं। तो टोटल हो जाएगा 1,50,000, 20, 170। होल्डिंग और सब्सिडी में बटेगा। होल्डिंग का कितना है इसमें? 90% और ये है 10%। ओके, तो अब इसको हम कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट। तो ये हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कैसे करोगे? होल्डिंग के लिए आप कैलकुलेट करोगे 1,50,000 इंटू 90%, तो 135 और ये 15,000। फिर 20,000 में 90% और ये, तो ये हो जाएगा 18,000 और 2,000। और उस केस में करने की वैसे ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर आप देखो, आइडेंटिफाई करो, ये 135 कहाँ जाएगा? वर्किंग नोट 2 में। 18,000 ये वाला पोस्ट वाला कहाँ जाएगा होल्डिंग का? वर्किंग नोट 4 में। 15,000 एमआई का कहाँ जाएगा? वर्किंग नोट 3 में। 2,000 एमआई का कहाँ जाएगा? वर्किंग नोट 3 में। ओके, तो इतना एनालिसिस हमने कर लिया। ये था हमारा केस 1। ओके, इसी तरह से हम करेंगे अब केस 2। तो केस 2 अब कर लें। तो केस 2 में भी हमें सेम चीज़ ही करनी है, सिमिलर। हम सबसे पहले लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें भी सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस है। ओके, डेट ऑफ एक्विजिशन तो सेम ही है, हर केस में चेंज तो हुई नहीं है, और डेट ऑफ कंसोलिडेशन भी चेंज नहीं हुई है, राइट? अब इक्विटी शेयर कैपिटल आपको कितना गिवन था? तो डेट ऑफ कंसोलिडेशन वाले दिन इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन था 1 लाख। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 लाख, और प्रॉफिट एंड लॉस था 30,000, तो यहाँ लिख देंगे 30,000। कंसोलिडेशन वाले दिन 1 लाख और 20,000, तो ये हो जाएगा 1 लाख और 20,000। यानी अब सेकेंड केस में ड्यूरिंग द ईयर, तो ड्यूरिंग द ईयर अगर बात करें तो ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ? स्टार्टिंग में 30,000 था, लेकिन एंड में 20 हो गया, यानी 10 का लॉस हुआ है। ठीक है, तो अब टोटल एक बार यहाँ पे करेंगे, 130, 10,000 का लॉस और 120। अल्टीमेटली जो लास्ट कॉलम है ना, वो फर्स्ट 2 कॉलम्स का इफेक्ट ही है। ठीक है, एडजस्टमेंट कुछ करना नहीं है, तो यही टोटल रहेगा। इस केस में भी टाइम एडजस्टमेंट जो होगा, प्री और पोस्ट वाला 0 और 12 मंथ्स का वाला होगा, लेकिन प्री तो कुछ नहीं है, और पूरा 10,000 पोस्ट का ही है, और प्लेस्ड कहाँ है? पोस्ट में ही प्लेस्ड है, तो इस वजह से हम इसको वहीं रहने देंगे। इसका भी कोई एडजस्टमेंट, यानी कि टाइम एडजस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। ओके, अब क्या करेंगे? लास्टली टोटल करेंगे, ये हो जाएगा 130, 10 और 120। अब इसको हम बांट देंगे, होल्डिंग
और सब्सिडरी। इस केस में कितना गिवन है 85, तो हम लिखेंगे 85 और माइनॉरिटी 15, तो ये लिख देंगे 15। ओके, तो अब इसको डिवाइड कर दें तो ये हो गया 1,30,000 इंटू 85%, 110,500, 110,500 और 19,500 वहीं पे वो हो गया 8,500 नेगेटिव लॉस में, और ये हो गया 1,500 लॉस। ठीक, अब यहाँ पे भी इतना एनालिसिस हो जाना चाहिए कि ये वाला अमाउंट जो है वर्किंग नोट 2 में यूज़ होगा, ये अमाउंट वर्किंग नोट 3 में होगा, ये पोस्ट वाला होल्डिंग का वर्किंग नोट 4 में, और पोस्ट का माइनॉरिटी का वर्किंग नोट 3 में। ओके, तो ये 2 केसेस आपको समझ में आए। आपके लिए जो प्रैक्टिस या होमवर्क का पार्ट है वो है अब ये, यानी आप केस नंबर 3 और केस नंबर 4, इसका आप स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट जो है वो आप बनाओगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वर्किंग नोट 2 जो है वो कैसे डेवलप होगा। तो वर्किंग नोट 2 वो क्या है आपका, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए ओके, डिबेंचर्स है नहीं तो मैं डिबेंचर का कॉलम यहाँ पे ले नहीं रही हूँ। अगर डिबेंचर होंगे तो आप डिबेंचर भी ले सकते हो। मैंने जो 4 कॉलम बनाए ये मैंने केस के लिए बनाए हैं। ओके, या फिर आप जो है आप इसको इस तरह से कर लो ताकि आपको क्लैरिटी रहे। आप लिख लो इसमें शेयर्स डिबेंचर, शेयर्स डिबेंचर्स, शेयर्स डिबेंचर, शेयर्स एंड डिबेंचर। अब सबसे पहले फॉर्मेट जो है वो आप देख लो। तो फॉर्मेट में हम सबसे पहले क्या लेते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर उसमें से माइनस करते हैं फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, और फिर उसमें से माइनस करते हैं हम नेट एसेट्स ओन्ड बाय होल्डिंग कंपनी ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। राइट, यानी ये कहाँ से आता है हमारा वर्किंग नोट 1 से। ठीक, तो अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फर्स्ट केस में कितना है 1,40,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1,40,000। डिबेंचर कुछ नहीं है तो ये भी कुछ नहीं होगा। नेट एसेट कितना ओन किया है, तो वर्किंग नोट 1 में केस 1 का कितना आ रहा था 1,35,000। ये वाला अमाउंट जो है वो हमें वर्किंग नोट 2 में लेकर जाना होता है, तो वो हो जाएगा 1,35,000, यानी यहाँ पर आपका बचा कितना 5,000। ठीक, फिर नेक्स्ट केस 2, केस 2 में भी डिबेंचर्स नहीं है, कॉस्ट कितनी गिवन है 1,04,000, तो यहाँ पे ले लेंगे 1,04,000। नेट एसेट, तो केस 2 में हमारा आया था नेट एसेट 110,500, तो 110,500 ले लेंगे, इसको करेंगे माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6,500। ओके, तो 6,500 जो होगा वो क्या होगा हमारा नेगेटिव। तो इस हिसाब से जो 5,000 है, 5,000 क्या है पॉजिटिव फिगर और ये क्या है नेगेटिव फिगर, तो ये हो जाएगा मेरा गुडविल और ये हो जाएगा मेरा कैपिटल रिजर्व। ओके, केस 3 केस 4
आप इसको अटेम्प्ट करोगे एज पार्ट ऑफ योर होमवर्क। तो पहले आप वर्किंग नोट 1 बनाओगे केस 3 और केस 4 का, और उसके बाद फिर आप इसको वर्किंग नोट 2 में लेकर आओगे। देन वर्किंग नोट 3, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो आपको निकालना है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने के लिए भी आप इस तरह से बना लो चारों केसेस के लिए। केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लेते हैं, शेयर इन डिबेंचर, है ही नहीं वो। फिर हम इसमें ऐड करते हैं प्री शेयर ऑफ माइनॉरिटी। ये हमें कहाँ से मिलता है, वर्किंग नोट 1 से। तो वर्किंग नोट में ये वाला पार्ट कौन सा है हमारा, ये 15,000 वाला। तो हम ले लेंगे प्री का 15,000। फिर पोस्ट शेयर इन जनरल रिजर्व तो है नहीं, तो मैं लिख भी नहीं रही हूँ। इन प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी हमें मिलता है वर्किंग नोट 1 से। तो वो कितना है हमारा 2000। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2000। ठीक है। उसी तरह से केस 2 में प्री शेयर कितना है 19,500, और पोस्ट कितना है -1,500। ठीक। तो अब यहाँ पे टोटल कर दें तो ये हो जाएगा 17,000, ये हो जाएगा हमारा 18,000। ओके, ये वाला जो पार्ट आपने निकाला है, दिस इज योर डेट ऑफ कंसोलिडेशन वाले दिन MI। अगर मैं आपसे बोलूं डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन का MI बताओ, तो डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन यानी इस कॉलम में ये डेट ऑफ एक्विजिशन है, करेक्ट। तो इस दिन आपका कितना है MI 15,000 और 19,500। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो है दिस इज योर डेट ऑफ एक्विजिशन वाला MI। जब उसमें मैं पोस्ट ऐड कर दूं प्लस पोस्ट, तो वो मेरा क्या हो जाता है डेट ऑफ कंसोलिडेशन वाला। तो अगर आप इसको भी बांटते 90 और 10 में, तो ये कितना होता है 17,000 MI का। तो अल्टीमेटली 17,000 होना था, तो 17,000 है। तो इस तरह से आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक। अगेन ये आपका होमवर्क है, केस 3 एंड केस 4। ठीक। नेक्स्ट वर्किंग नोट 4, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए भी आप क्या कर सकते हो, इस तरह से ये एक बना लो 4 कॉलम्स। केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। मैं यहाँ पे क्योंकि एक ही कॉलम बना रही हूँ, क्योंकि जनरल रिजर्व गिवन नहीं है, तो यही मेरा P&L का कॉलम मैं एक ही बना रही हूँ। अगर जनरल रिजर्व होता तो मैं जनरल रिजर्व का भी कॉलम बनाती और 2 कॉलम्स में फिर मैं काम करती। ठीक है। इसमें मुझे सबसे पहले लेना होता है होल्डिंग कंपनी का P&L का बैलेंस, और ये मुझे मिलता है उसके स्टैंड अलोन बैलेंस शीट से। वो अमाउंट कितना है,
तो वो मुझे दे दिया गया था अज्यूमिंग होल्डिंग कंपनीज ओन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी उसका खुद का स्टैंड अलोन वो कितना है 2 लाख, तो वो हो जाएगा 2 लाख, यहाँ पे भी 2 लाख। ठीक, इसमें प्लस करूंगी उसका शेयर इन प्रॉफिट्स पोस्ट प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडी, ये हमें कहाँ से मिलेगा, वर्किंग नोट 1 से, तो वो कितना पोर्शन है 18,000 और दूसरे केस में 8,500 का लॉस, तो ऐड कर देंगे 18,000 और 8,500 का लॉस। ठीक, तब अल्टीमेट फिगर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,18,000, ठीक है, और ये हो जाएगा 19,1500, ये होगा आपका कंसोलिडेटेड P&L, यानी कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, ये भी केस 3 और केस 4 है आपका होमवर्क। ओके, तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए, इन 4 वर्किंग नोट के प्रैक्टिस के लिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें अपने एंड पे। केस 1 केस 2 जो है हमने अभी यहाँ साथ में किया है, आप चाहें तो आप इसको इंडिपेंडेंट इनको भी आप कर सकते हैं, और केस 3 और केस 4 जो है वो तो आप करें ही इंडिपेंडेंट, इसलिए मैंने वो यहाँ पे आपको नहीं करवाया है। आपको इन्फॉर्मेशन सब मिल जाएगी यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 इलस्ट्रेशन 1। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इलस्ट्रेशन 1 बात कर रहे हैं हम यहाँ। ओके, तो आप करें इसको सॉल्व। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स आते हैं, कोई भी अगर कन्फ्यूजन है या फिर अभी भी कोई डिफ़िकल्टी लग रही है, तो आप जो है आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आप कमेंट में प्लीज़ अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज जो है उसको पोस्ट करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव रखने की कोशिश करें। ठीक, क्योंकि फोकस हमारा ये है कि जो भी हम टॉपिक्स कर रहे हैं उसको बेसिक से इतने अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर ले कॉन्सेप्ट, फिर लाइक कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमें उससे डर नहीं लगना चाहिए। ओके, और फिर मार्क्स भी इधर उधर नहीं जाएंगे, मार्क्स भी आएंगे हमारे पास ही झक मार के, राइट। तो आज रखते हैं इसको इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब हम स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट्स। ओके, तो धीरे धीरे हम एडजस्टमेंट्स जो हैं उसको देखते जाएंगे, और जैसे ही 2-3 एडजस्टमेंट्स होते जाएंगे तो उसके बाद हम एक एक क्वेश्चंस भी पिक करते जाएंगे। ठीक है, आप तब तक करें प्रैक्टिस, तब तक करें अपने अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग, और साथ में एक इम्पॉर्टेंट काम और, दैट इज प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थोड़ा मोटिवेशन आप मुझे भी दे दें। ओके, इसके अलावा आप दे सकते हैं अपना फीडबैक ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि कोई अप्रोच आपको ऐसा है या कोई एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो आप चाहते हैं कि मैं उसको इंक्लूड करूं या आगे के वीडियोस में मैं उसको इम्प्रूव करूं, तो आप डेफिनेटली आप मुझे बोल सकते हैं, और वो चीज़ जो है मैं उसको बेटर तरीके से फिर आपके लिए लेकर आऊंगी ताकि आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो। ओके, साथ में मैं पिन कर रही हूँ एक टेलीग्राम चैनल, आप उस टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ करें ज्वाइन। आपको जो भी इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं सब आपको एक जगह वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा वीडियो की लिंक्स जो है वहाँ पे हर वीडियो जैसे अपलोड होता है उसके बाद में वो लिंक्स मैं वहाँ पे भी पोस्ट करती हूँ, ताकि आपको तुरंत जो है वो पता चल जाए कि आज का जो लेसन है वो हमारा अपलोड हो गया है, तो हमें भी अब अपने एंड पे काम करना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप learning. Happy learning. Bye bye.